जरा सोचिए, स्टूडेंट्स को भेदभाव से बचाने के लिए एक नियम बनाया जाता है और फिर अचानक उस पर रोक लगा दी जाती है। ऐसा क्यों हुआ? आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। ये जो नंबर है ना, 98, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये कहानी है उन 98 स्टूडेंट्स की जिनकी वजह से एक नए सख्त नियम की जरूरत महसूस हुई। और ये मौतें कहीं और नहीं, बल्कि आईआईटीज, एनआईटीज और आईआईएम्स जैसे देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स में हुई। इसी के बाद रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे छात्रों की माओं ने, जिनके मामलों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, बदलाव के लिए एक लंबी लड़ाई शुरू की। पूरे 7 साल तक चली ये लड़ाई। सोचिए, 7 साल का लंबा संघर्ष और सिर्फ 16 दिनों में सब कुछ ठहर गया। सवाल यही उठता है कि जो नियम इतनी मशक्कत के बाद बना, उसे इतनी जल्दी रोक क्यों दिया गया? यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं। ये जो नियम था ना, इसका मकसद साफ था। यूनिवर्सिटी कैंपस में जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है, उसके खिलाफ स्टूडेंट्स को एक ठोस सुरक्षा देना। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर सिर्फ 16 दिनों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे रोक लगानी पड़ गई? अब देखिए, कोर्ट में 2 बिल्कुल अलग अलग तर्क रखे गए। एक तरफ जिन्होंने इसे चैलेंज किया, उनका कहना था कि भाई नियम की भाषा क्लियर नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इस नियम को बचा रहे थे, उनकी दलील थी कि अगर ये रुक गया तो जो पीड़ित छात्र हैं उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, क्योंकि जो 2012 वाले पुराने नियम थे वो तो पहले ही फेल हो चुके हैं। तो इस रोक के पीछे की वजहों को लेकर न 3 अलग-अलग थ्योरीज सामने आती हैं। हम एक-एक करके इन तीनों को समझेंगे और ये सब सोर्स मटेरियल पर आधारित है। तो पहली थ्योरी तो वही है जो ऑफिशियली कही गई, मतलब इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी, बल्कि नियम में ही कानूनी तौर पर कुछ कमियां थीं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने खुद ये कहा था, और यही इस थ्योरी का सबसे मजबूत पॉइंट है। तो हुआ ये कि जो याचिकाकर्ता थे, उन्होंने कई टेक्निकल कमियां गिनाई। जैसे कि उनका तर्क था कि जब भेदभाव को रोकने के लिए पहले से एक जनरल नियम है, तो फिर सिर्फ जाति के लिए एक अलग से स्पेशल नियम क्यों? एक और बात ये भी उठाई गई कि रैगिंग जैसे सीरियस मुद्दे, जो अक्सर जातिगत भेदभाव से जुड़े होते हैं, उनको इसमें साफ साफ शामिल क्यों नहीं किया गया। चलिए अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर। ये थोड़ी अलग और गहरी है। इसके मुताबिक ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी पॉलिटिकल चाल थी। इस थ्योरी के हिसाब से ये एक तरह का फिक्स्ड मैच था। सरकार ने क्या किया, एक कमजोर नियम बनाया ताकि लगे कि वो वंचित वर्गों के साथ हैं। फिर जब सवर्ण समूहों ने इसका विरोध किया तो कोर्ट के जरिए इस पर रोक लगवा दी। इससे हुआ क्या, सरकार पर कोई सीधा इल्जाम नहीं आया और उन्होंने चुनाव से पहले दोनों पक्षों को खुश कर दिया। और जो तीसरी थ्योरी है वो इन सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। ये न तो नियम की कमियों पर फोकस करती है, न ही सरकार की पॉलिटिक्स पर, बल्कि ये सीधा सीधा जुडिशियल सिस्टम की निष्पक्षता पर ही सवाल उठाती है। और ये जो स्लाइड है ना, ये इस थ्योरी को बहुत पावरफुल तरीके से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है ईडब्ल्यूएस यानी सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण का कानून। ये सिर्फ 3 दिन में पास हो गया और कोर्ट ने भी इसे सही ठहरा दिया। और दूसरी तरफ है ये नियम जो दलित पिछड़े छात्रों से जुड़ा है, सालों के संघर्ष के बाद बना और पहली ही सुनवाई में इस पर रोक लगा दी गई। जो सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह इस नियम का बचाव कर रही थीं, उन्होंने कोर्ट में इसी बात पर जोर दिया। उनका तर्क था कि पहले समाज में एक माहौल बनाया जाता है और फिर उसी को आधार बनाकर कोर्ट से रोक लगवा ली जाती है। ये तो कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हुआ। तो अब सवाल ये है कि इस रोक का नतीजा क्या निकला है? अभी क्या हो रहा है? कोर्ट की इस रोक के बाद कैंपस में अब 2012 में बने पुराने नियम ही फिर से लागू हो गए हैं। और यही सबसे चिंता वाली बात है। मतलब वही 14 साल पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो गई है, जो उन 98 स्टूडेंट्स की मौतों को रोकने में नाकाम साबित हुई थी। तो अगली सुनवाई तक एक ऐसा सिस्टम काम करेगा जिसे पहले ही नाकाफी माना जा चुका है। तो आखिर में एक सवाल बचता है जो सोर्स मटेरियल में भी उठाया गया है। इस पूरे गतिरोध में, इस अधूरेपन में फायदा आखिर किसका हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।